Assalamu alaikum. My name is Sania Rafiq. I am here to teach you chemistry. 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स हम ऐसे ट्विन्स एटम्स को कहते हैं जो देखने में तो एक जैसे नज़र आते हैं लेकिन उनका वेट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। तो हम आइसोटोप्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दीज आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम अटोमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, यानी ऐसे एटम्स, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। आगे हैं आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आइसोटॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, इसलिए जितने भी आइसोटोप होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। सेकेंड इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। थर्ड इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। न्यूट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं तो ये वेरी करते हैं हर एटम में। नेक्स्ट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर होती हैं क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होती है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पे, और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास और मास नंबर, जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसे इनका वेट एक दूसरे से डिफरेंट होता है और वो किसकी वजह से है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। इनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितने आइसोटॉप्स हैं? 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम एक ऐसा आइसोटॉप है जिसमें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन आर 0। ड्यूट्रियम एक ऐसा आइसोटॉप है हाइड्रोजन का जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद होता है, जबकि ट्रीटियम एक ऐसा आइसोटॉप है जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, जिसमें कार्बन का जो फर्स्ट आइसोटॉप है उसमें उसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है। सेकंड वाले में एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 13 है और थर्ड वाले में एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 14 है। यानी इन तीनों के भी एटॉमिक नंबर सेम है जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट है, दैट आर 12, 13 एंड 14। कार्बन 12 एंड कार्बन 13 आर स्टेबल आइसोटॉप। कार्बन 12 और 13 जो हैं ये स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, ये कोई भी रेडिएशन रिलीज नहीं करते, जबकि कार्बन 14 दैट इज अनस्टेबल। जो कार्बन 14 है ये अनस्टेबल है और इसको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहा जाता है। ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, ये कुदरती तौर पे रेडिएशन रिलीज करता रहता है। कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। कार्बन 12 ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, दैट इज़ 98.9%, वाइल द कार्बन 13 एंड कार्बन 14 इनकी अमाउंट बहुत कम होती है। बोथ आर प्रेजेंट ओनली 1.1% इन नेचर, और ये बाकी दोनों जो हैं कार्बन 13 और 14 ये 1.1% पाई जाती हैं नेचर में। नेक्स्ट आर आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स हैं? क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसमें क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, जबकि जो एटॉमिक मास है इसमें 35 और सेकंड वाले में 37 है। नेक्स्ट आर आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के भी कितने आइसोटॉप्स हैं? 3 आइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। इन सब के एटॉमिक नंबर 92, जबकि एटॉमिक मास चेंज हैं, दैट आर 234, 235 एंड 238। एंड
यूरेनियम 238 इज़ फाउंड इन नेचर नियरली 99%। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है नेचर में यूरेनियम का, वो है यूरेनियम 238। आइसोटॉप्स को तो हम स्टडी कर चुके हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और हम उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहला यूज़ आइसोटॉप्स का है रेडियोथेरापी में। रेडियोथेरापी क्या होती है? दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको रेडियोथेरेपी कहा जाता है। कैंसर की 2 टाइप्स हो सकती हैं, 2 तरह का कैंसर हो सकता है बॉडी में। एक है स्किन कैंसर और एक है कैंसर विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर यानी ऑर्गन्स में होता है। स्किन कैंसर के लिए हम कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ करते हैं? फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90। ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटॉप स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इनको स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस, क्योंकि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस रिलीज करते हैं। क्योंकि स्किन कैंसर की हम बात कर रहे हैं जो अपर लेवल पे होता है, स्किन की सरफेस पे होता है, तो उसके लिए हमें लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस की ज़रूरत होती है जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ना कर सकें। क्योंकि अगर वो रेडिएशंस बॉडी के अंदर तक चली जाएंगी तो वो स्किन के या बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर सकती हैं। सेकंड है कैंसर विद इन द बॉडी। इसके लिए कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है। और कोबाल्ट 60 को क्यों यूज़ करती हैं? बिकॉज इट एमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशंस, क्योंकि ये स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को रिलीज़ करता है और वो रेडिएशंस बॉडी के अंदर तक जाने की सलाहियत रखती हैं, और उससे हम फिर उसको जो ट्यूमर्स हैं या जो कैंसर सेल्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। The next use of radioactive isotopes as a tracer for diagnosis and medicine। इनको बॉडी में कोई भी डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए या कैंसरस सेल को डायग्नोस करने के लिए और मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखें, दे आर यूज टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन बॉडी। बॉडी में अगर किसी भी जगह पे ट्यूमर है, किसी भी ऑर्गन में ट्यूमर है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हम कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ करते हैं? आयोडीन 131। आयोडीन 131 किसके लिए यूज़ होता है? डायग्नोसिस ऑफ गॉइटर इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे गले में जो ग्लैंड मौजूद होते हैं उनको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। और थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे एक डिजीज़ हो जाती है गॉइटर, जिससे हमारी नेक स्वेल हो जाती है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए आयोडीन 131 आइसोटॉप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्नीटियम आइसोटॉप। दिस इज़ यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। ये बोन ग्रोथ को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर द केमिकल रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ऐसे आइसोटोप जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स यूज टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। कार्बन 14। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये हमने डिस्कस किया था। एंड इट इज़ यूज टू लेबल कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को लेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर होती है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है। और फोटोसिंथेसिस में इसको यूज़ करके ग्लूकोज जो कि प्लांट्स की फूड है वो प्रिपेयर की जाती है, और वो फूड प्लांट्स के जिन पार्ट्स में मूव करती है वहाँ पे इसकी मूवमेंट को भी देखा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म द ग्लूकोज। इसको ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिटेक्टेड इन प्लांट्स बाय यूजिंग कार्बन 14। और ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की किन पार्ट में और कहाँ कहाँ पे मूव कर रही है, हम उसकी मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप। नेक्स्ट आर द आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक पीपल, यानी इसमें हज़ारों साल पहले जो जानदार हैं उनकी बाकियात की स्टडी की जाती है।
These isotopes are used to estimate the age of fossil like डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्टोन्स etc. इसमें क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की एज को एस्टिमेट करने के लिए। अब फॉसिल्स क्या होते हैं कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हज़ारों साल पहले दफन हो चुके हैं ज़मीन के नीचे, उनकी बाकियात से उनकी एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और स्टोन्स की भी एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को। इसमें है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। ये क्या होती है, इट इज़ द मेथड यूज टू डिटरमिन द एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स विच बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ्स ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। यानी ऐसे ओल्ड ऑब्जेक्ट्स जिनकी एज को हमने फाइंड आउट करना है तो उनके लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं। उनके लिए मेथड क्या यूज़ किया जाता है, हाफ लाइफ, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ के थ्रू हम ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज को मेजर कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग किसको कहते हैं, इट इज़ द मेथड यूज टू डिटरमिन द एज ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर तो वो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स कार्बन कंटेनिंग है, उनमें कार्बन मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन 14 को यूज़ करते हैं और इसको स्पेशली कार्बन डेटिंग कहा जाता है। अगर तो कोई भी ओल्ड ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग कहते हैं। लेकिन अगर उन ऑब्जेक्ट्स में कार्बन मौजूद है, वो स्पेशली कार्बन पे कंसिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन पावर जनरेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को हम पावर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इनको हम किस तरह से, किस रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी प्लेस जहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहा जाता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होते हैं, न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का ब्रेक हो जाना और एक बड़े न्यूक्लियस का छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाना न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। अब रिएक्शन में क्या है कि जब हम यूरेनियम 235 आइसोटॉप यूज़ करते हैं, इट इज़ अ लार्ज न्यूक्लियस, जब इस पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये लार्ज न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, जो कि है बेरियम और क्रिप्टॉन। ये बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर रिलीज़ होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, A large amount of energy is released which is used to convert water into steam in boilers। ये बॉयलर में मौजूद जो पानी है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। अब ये स्टीम जो है इसका फंक्शन क्या है, दिस स्टीम डिराइव्स द टर्बाइंस, ये स्टीम टर्बाइंस को डिराइव करती है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। एंड दिस इज़ अ पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही पीसफुल यूज़ है एटॉमिक एनर्जी का। इसके लिए हम यूरेनियम का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ करते हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप पे जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो उसके रिजल्ट में 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर प्रोड्यूस होते हैं और उन तीनों न्यूट्रॉन्स को भी हम 1 बाय 1 एक एक यूरेनियम आइसोटॉप पे यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। This is all about the isotopes and uses of isotopes. Thank you very much. Allah Hafiz.